हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर आप संधि को लेकर के परेशान है तो संधि का जो टॉपिक है आज हम बहुत ही बारीकी से पढ़ने वाले हैं। और जितने भी रूल्स आपसे पूछे जाते हैं, आप जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में देखते हो जिनसे आप घबराते हो, वो सारे क्वेश्चन आप चुटकियों में सोल्व कर पाएंगे अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं। बिकॉज यहाँ पर इस वीडियो में सारे रूल्स को अच्छे से समझेंगे और इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। सभी का स्वागत करती हूँ वंस अगेन। एचटेट की ये सीरीज चली हुई है और सिर्फ एचटेट के लिए नहीं, आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है होते हैं सभी में आपसे संधि का टॉपिक जो है पूछा जाता है। सो हाईली इंपॉर्टेंट है सभी एस्पिरेंट्स के लिए, अगर आप एचटेट के लिए पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी अदर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं जहां पर आपको हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, अपने आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हिंदी का टॉपिक है आपका। समझो पहले इसका अर्थ क्या होता है। संधि शब्द का अर्थ है मेल करना, यानी कि आपस में मिलाना। ठीक है, अब एक जो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि व्याकरण में संधि का अर्थ दो या दो से अधिक ध्वनियों या फिर वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न परिवर्तन या फिर विकार को कहते हैं। ध्यान में रखना है आपने, जो शब्द होते हैं ना, शब्द और वर्ण में अलग अलग भाई मतलब होता है, फर्क होता है। वर्णों से मिलकर के आपके शब्द बने हैं, तो शब्द में परिवर्तन नहीं होता, बल्कि जो ध्वनि है, जो वर्ण होते हैं ना, उनके अंदर परिवर्तन होता है। और यही आपका क्या कहलाती है, यही आपकी संधि कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यहां पर रमा और बड़ी की मात्रा है ये। ठीक है, रमा जमा ईश मिलके रमेश बना रहा है, यानी कि यहां पर जो है मां से आपका आ निकला है और बड़ी ई से तो आपका ये बड़ी ई है ही, तो आ और बड़ी ई मिलके क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। तो ये क्या है, ये आपके वर्ण है। जैसे यहां पर पूरा शब्द नहीं, मैंने रमा को चेंज नहीं किया है, यहां पर पूरा जो मां है, भाई कोई भी जो वर्ण होता है ना, जैसे मान लो तय है, तो तय में क्या मिलकर बना हुआ है, तय तय आपका ऐसे मिलके बना है। अगर मैं बोलूं ता, तो यहां से आपका कौन सा स्वर निकल रहा है, तो यहां से आपका आ स्वर निकल रहा है। अगर मैं आपसे कहूं तू, तो तू से कौन सा स्वर निकल रहा है, आपका छोटा ऊ निकल रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको यहां पर स्वर निकालने हैं। तो मां से कौन सा निकल रहा है, आ निकल रहा है, और ईश से कौन सा, ई निकल रहा है, बड़ी ई है। ठीक है, तो इनसे मिलकर के ए बन रहा है, यानी कि ये जो वर्ण है ना, इनके अंदर परिवर्तन हो रहा है, ये जो ध्वनि है इनके अंदर परिवर्तन हो रहा है। और यही आपकी क्या कहलाती है, यही आपकी संधि कहलाती है। अब हो सकता है आपको ये समझ में ना आए, ये रूल्स होते हैं, नियम होते हैं जो आपको संधि में पढ़ने होते हैं। ठीक है, जो कि आपको आगे नीचे समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ गिरी और इंद्र, तो री से आपकी छोटी ई निकली है। ठीक है, और दूसरा जो शब्द है जिसमें इंद्र है, इंद्र का जो पहला वर्ण है वो वहां से आपका ई निकल रहा है। जब छोटी ई और छोटी ई मिलती है तो आपका बड़ी ई बनाती है। तो देखो यहाँ पर ये बड़ी ई बन गया गिरिंद्र, है ना। यही आपकी क्या कहलाती है, यही आपकी संधि कहलाती है। तो आपको ये पूरा जो है आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, जब आप एस्टर के नोट्स ले रहे हो, जिन्होंने भी लिया है, आपको आज ही ऐड ऑन कर दिया जाएगा और सारे रूल्स यहाँ पर आपको इंक्लूड करके दिए गए हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको जैसे यहाँ पर इति है और आदि है, तो क्या बन जाएगा, इत्यादि बन जाएगा। यहाँ से छोटी उठाई, इसकी फर्स्ट जो वर्ड है उसका जो लास्ट वर्ड है वहां से ई उठाई और दूसरे शब्द का आ उठाया, तो ई और आ मिलके क्या बन जाता है, या बन जाता है। तो ये जितने भी है ना, ये रूल्स होते हैं और ये रूल्स आपको आगे समझते हैं जो आएंगे। ये जस्ट एग्जाम्पल है कि आपकी संधि होती क्या है। ठीक है, तो अभी हो सकता है आपको ये समझ में ना आए कि भाई आखिर आ और ए मिलके क्यों ए बना रहे हैं ना, ऊ और आ मिलके वाह कैसे हो जा रहा है। तो ये रूल्स होते हैं और ये रूल आपको आगे जाके समझ में आएंगे, तो अभी इस चीज से बिल्कुल भी मत घबराओ। सो उपयुक्त उदाहरणों में सबसे पहले शब्द की जो अंतिम ध्वनि है, यानी कि जो पहला शब्द है उसकी अंतिम ध्वनि, ये पहला शब्द रमा है, इसकी अंतिम ध्वनि क्या है, आ है। ठीक है, उसकी अंतिम ध्वनि में परिवर्तन हो रहा है। और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि में, दूसरा शब्द कौन सा है, ईश है, और इसकी प्रथम ध्वनि कौन सी हो गई भाई, बड़ी ई हो गई, है ना। इनके परस्पर मेल से, यानी कि ये आपस में मिल रहे हैं, तब जाकर के आपका परिवर्तन आ रहा है, और यही आपकी क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। ठीक है, तो एक डेफिनेशन की अगर बात करें, एक सुटेबल डेफिनेशन की अगर बात करें, तो दो वर्णों या फिर ध्वनियों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में उत्पन्न विकार या फिर परिवर्तन को संधि कहा जाता है। शब्दों में परिवर्तन नहीं हो रहा है, किस में परिवर्तन हो रहा है, ध्वनियों में, और उनके वर्णों में जो परिवर्तन है वो हो रहा है। पहले शब्द की आखिरी ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, तो ये मिलकर के चेंज ला रहे हैं किसके अंदर, एक शब्द के अंदर, वही आपकी संधि कहलाती है। ठीक है,
इतना समझ में आया यहाँ से। सेकेंड जो चीज कह रही है, नोट में इसने दिया है कि जो संधि है केवल दो ध्वनियों स्वर व्यंजन के बीच होती है, शब्दों के बीच नहीं होती। वही चीज है जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि जो संधि है वो दो वर्णों के अंदर परिवर्तन लाती है, ध्वनियों के अंदर परिवर्तन लाती है, शब्दों के बीच में नहीं। ठीक है, तो संधि होते समय ध्वनियों में परिवर्तन आता है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ऑलरेडी हम आगे पढ़ के आए हैं, जैसे हमने पढ़ा था रमा और ईश, तो क्या बन रहा था भाई, रमीश बन रहा था। ठीक है, तो ये आपको आगे ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब संधि तो समझ लिया, लेकिन संधि विच्छेद क्या होता है? संधि विच्छेद का मतलब होता है जब आप वहां पर तो आप खोल के लिख रहे थे तो वो आपका संधि थी, लेकिन जब आप एकदम से उसको ब्रेक डाउन कर देते हो ना तो वो संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे कोई भी शब्द है, ठीक है, अधिकांश, मैंने रमा और ईश को मिलाकर के जब जोड़ के बनाया था तो वो मेरा संधि था, लेकिन जब मैं फिर से अगर उसको ब्रेक डाउन करके रमा और ईश में कन्वर्ट करूं तो वो क्या कहलाता है, वो संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, जैसे अधिकांश है, अधिकांश को मैं कैसे लिखूंगी, अधिक जमा अंश। ठीक है, जैसे निषेध है, नी जमा सेद, ये विसर्ग वाले का एग्जांपल है। ये सब मुझे समझ में आएगा, जस्ट अभी एग्जांपल के लिए समझाया हुआ है। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा, सूर्य जमा उदय। आपसे कैसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपसे संधि विच्छेद भी पूछ सकते हैं, पूरा वर्ड दे करके आपसे खुलवा भी सकते हैं, और जो टूटा हुआ वर्ड है उसको आपको संधि में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो आपको अगर रूल्स आता है, अगर आपको नियम आते हैं, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सारे नियम्स को, सारे रूल्स को हम यहाँ पर अभी समझने वाले। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर सब सारी चीजों को देखेंगे, कौन कौन सा क्या मिल करके क्या बना रहा है, हर एक चीज को यहाँ पर देखा जाएगा। ठीक है, अब बात करें अगर संधि के भेदों की, संधि के जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं भाई, 3 भेद होते हैं। एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन, और तीसरा विसर्ग। ठीक है, जिसमें आपकी 2 बिंदी लगती है, वो विसर्ग वाले। ठीक है, स्वर मतलब आपके 11 स्वर होते हैं, वैसे तो होते हैं 13 है, लेकिन प्योर की बात करें तो 11 स्वर होते हैं। ठीक है, ऐसे और आपका अवरोध तक, तो वो आपके स्वर है। उसके बाद जब आपका कै ख गया ये वाले सिस्टम स्टार्ट हो जाता है तो वो आपके क्या कहलाते हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं। हमने वर्ण विचार को अच्छे से पढ़ा है, तो आपको ये सारी चीजें जो है पता होनी चाहिए है। सीरीज से देखना सारी क्लास को। ठीक है, तो जब व्यंजन के बीच में आपके जो वर्ण होते हैं उनके बीच में जब ध्वनि का चेंज होता है तो वो व्यंजन होता है। अब स्वर के अंदर जो स्वर को आप कैसे समझोगे, मतलब यहाँ पर जो पहला शब्द और दूसरे शब्द में से जो वर्ण निकलेगा वो आपस में स्वर ही होता है, यानी कि स्वर प्लस स्वर ही आपस में मिलेगा, तो फिर वो चेंज भी उसके अंदर ही होगा। ठीक है, तो वो स्वर हो गया। लेकिन व्यंजन के अंदर आपका व्यंजन स्वर से भी मिल सकता है। ठीक है, व्यंजन व्यंजन से भी मिल सकता है, स्वर व्यंजन से भी मिल सकता है, तो वो कुछ भी आपका एग्जाम्पल हो सकता है व्यंजन का। ठीक है, इतना समझ में आया। और विसर्ग की अंदर बात करें तो विसर्ग का जो संधि है वो किसके साथ हो सकती है, वो स्वर के साथ भी हो सकती है और व्यंजन के साथ भी हो सकती है। यह सब आपको आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले टाइप्स पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम स्वर संधि बोलते हैं। यानी कि हम इसमें सिर्फ स्वरों के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ स्वर कैसे आपके किसी भी शब्द में जो है स्वर जो वर्णों में जो बदलाव वो ला रहे हैं वो आपका इसमें देखा जाएगा। ठीक है, चलो स्वर संधि को अगर आप देखते हो तो स्वर संधि के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट आप एक बार फिर भी समझ लो। वैसे तो अगर आप टाइप्स पे चले जाओगे सीधे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो स्वर का मतलब होता है, देखो यहाँ पर मैं पहले ही बता देती हूँ, पर जमा अधीन मिलके पराधीन बनाता है। यानी कि रे से आपका आ निकला, रे से आपका आ निकला, और अधीन से भी क्या निकला, ए निकला, तो स्वर प्लस स्वर मिलकर के आपका स्वर ही जो है बना रहा है, तो ये आपका स्वर संधि का एग्जांपल है। फिर चाहे वो ए और ई मिले, फिर चाहे वो आ और आ मिले, फिर चाहे वो ई और ए मिले। ठीक है, तो जो स्वर की बात कर रहे हैं, फिर चाहे आपका बड़ा ऊ हो, ठीक है, ई मिले, ए का ऊ के साथ मेल हो, ऊ का ए के साथ मेल हो, तो आपका सिर्फ स्वर, और जब स्वर आपस में मिलते हैं तो वो आपके स्वर संधि के एग्जाम्पल है। यहाँ पर व्यंजन की बात नहीं होती, इतना आप चीजों को ध्यान में समझना है। ठीक है, एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। स्वर संधि के जो भेद होते हैं ना वो 5 भेद होते हैं, जिसमें आप दीर्घ संधि को पढ़ते हो, फिर आप गुण संधि को पढ़ते हो, फिर वृद्धि को पढ़ते हो, यण को पढ़ते हो और अयादि को पढ़ते हो। तो इसमें जो यण और अयादि है ना वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी चीजें आपकी सारी ही जरूरी है, बट ये फिर भी कई बार थोड़ा सा इजी सा पड़ जाता है, लेकिन यण और अयादि काफी इंपॉर्टेंट होता है। काफी जो क्वेश्चन है वो आपको यही से ही देखने को मिलते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी चीजों को इग्नोर करेंगे। ठीक है, ये जो चीज मैंने आपको प्रोवाइड किया है ना, इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप इसको एक बार पढ़ जाओ, और एक बार पढ़ने से नहीं होगा, कम से कम 4 से 5 बार आप इसको जरूर अच्छे से तसल्ली से बैठ के पढ़ोगे, देन आप सारे क्वेश्चन आराम से बना पाओगे। ठीक है, और प्रैक्टिस तो आपने भाई करनी ही करनी होती है।
बिना प्रैक्टिस के चीजें नहीं होती है, ठीक है। और वो ये आपका ही जो है एक तरीके से काम है प्रैक्टिस करना। सबसे पहले बढ़ चलते हैं स्वर संधि के, सॉरी दीर्घ संधि की तरफ। स्वर संधि का एक पहला जो टाइप है वो आपका दीर्घ संधि है, ठीक है। दीर्घ संधि क्या कहता है? दीर्घ संधि में कहता है भाई जब आपका ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, देखो जब हमने वर्ण विचार पढ़ा था तो हमने देखा था ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, वो आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। और दीर्घ कौन से होते हैं? जिनको बोलने में ह्रस्व से ज्यादा समय लगता है, वो आपके दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व कौन से होते हैं भाई? ए हो गया, छोटी हो गया, ऊ हो गया और री हो गया, तो ये आपके ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ मतलब बड़ा, मतलब आ आम, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है, ए, आई, ओ और औ, तो ये आपके कौन से हो गए भाई? ये आपके दीर्घ स्वर हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये कह रहा है कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर अगर किसी दूसरे ह्रस्व और दीर्घ स्वर से मिलता है तो फिर वो आपका दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल से समझो, देखो ए जब ए के साथ मिलता है तो आ ही बनाता है, ए जब आ के साथ मिलेगा तो आ बनाएगा, आ ए के साथ मिलता है तो आ ही बनाएगा, और आ जब आ के साथ मिलता है तो आ ही बनाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जब आपके सेम होना तो वो आपके किसके अंदर काउंट होते भाई? वो आपके दीर्घ के अंदर काउंट होते, ठीक है। सबसे पहला टाइप है, यानी कि जिसमें ह्रस्व और दीर्घ स्वर के बाद अन्य ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो तो वो क्या बनाते हैं? फिर वो भाई आ बनाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? जैसे ए का मेल अगर ऐसे हो रहा है तो आ बनाएगा, ऐसे अगर ई का मेल ई के साथ हो, बड़ी ई छोटी से मिल रही हो, छोटी बड़ी से मिल रही हो, छोटी छोटी से मिल रही हो, बड़ी बड़ी से मिल रही हो, तो वो क्या बनाएगी? वो बड़ी ई ही बनाएगी, ठीक है। अगर छोटा ऊ से मिल रहा है तो बड़ा ऊ ही बनाएगा, अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ से मिल रहा है तो बड़ा ऊ ही बनाएगा, अगर बड़ा ऊ छोटे ऊ से मिल रहा है तो बड़ा ऊ ही बनाएगा, और बड़ा ऊ अगर बड़ा ऊ से ही मिल रहा है तो क्या बनाएगा? बड़ा ऊ ही बनाएगा। इतना समझ में आया यहाँ से? बहुत ही चीजें क्लियर है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, ए और ए मिलके आ बना रहे हैं। मत में से अब तय, भाई तय में क्या निकल रहा है? तय में ए निकल रहा है, और अनुसार में ये जो है यहाँ पर भी आपका ए निकल रहा है, तो ए और ए मिलके आ बना रहा है। यानी कि आपका किस में परिवर्तन हो जाएगा? मत जमा अनुसार, मतानुसार, ठीक है। यानी कि जो तय है वो आपका किस में कन्वर्ट हो गया? वो आपका आ में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये मिलके ता बन गया, कि हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो मतानुसार हो गया। जैसे गज प्लस आनन है, ए और आ मिलके क्या बना रहा है? आ ही बना रहा है, गजानन बना रहा है। सीमा जमा अंत है, यहां से आपका आ ही निकला है और यहां से आपका ए निकला है, तो ये भी यहाँ पर क्या ही बनाएगा? आ ही बनाएगा। इतना समझ में आ रहा है? बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल है, आप हर एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और मैं सभी को रिकमेंड करूंगी कि भाई ये जो नोट्स है ना बहुत ही कम अमाउंट में है, इतने तो आप बाहर पार्टी वार्टी करने में भी उड़ा देते हो, तो ये नोट्स आप जरूर लें। बिकॉज ये नोट्स जो है ना, आपने अगर जैसे मैंने कल आपके साथ शॉर्ट्स पे शेयर किए थे, ऐसे बहुत मैसेज मेरे पास है कि नोट्स बहुत ही हेल्पफुल है, और मैं यहाँ पर आपको बैठे हुए बोल रही हूँ कि ये नोट्स जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यकीन मानो जब आप रिवीजन करके जाओगे ना इन नोट्स का तो बहुत ही काफी आपको हेल्प होने वाली है। इसलिए अगर आप देख करके नोट्स भी बना रहे हो ना तो भी आप इन नोट्स को जरूर लो, बिकॉज इनका कुछ भी प्राइस इतना हाई नहीं मैंने रखा है, ठीक है। मेरा ये मेन मकसद है कि आपका एचटेट जो है वो क्लियर हो। और जो आपके लिए संधि के मैंने नोट्स बनाए हैं ना, ये तो गजब ही नोट्स है, ये लगा लो कि आप इनको पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको संधि बनाने में, ठीक है। तो ये आपके ए प्लस आ के है, ऐसे ही हम ई के भी देखेंगे, सारे एग्जाम्पल इंक्लूड करे मैंने, कुछ नहीं छोड़ा इसमें, ठीक है, कुछ भी नहीं। देखो ई प्लस ई मिलके क्या बनाता है? बड़ी ई। ऐसे ही जब छोटी ई बड़ी ई मिलेगी तो ये भी क्या बनाएगा? बड़ी ई बनाएगा, ठीक है। बड़ी ई और बड़ी ई मिलेगी तो बड़ी ई बनाएगा, बड़ी ई और छोटी मिलेगी तो ऐसे बड़ी ई बनाएगा। सेम एग्जाम्पल है आपके। ये सब किसके हैं भाई? ये सब आपके दीर्घ संधि के, ठीक है। जैसे देखो अभी है, अब अभी आपको लिखा हुआ दिख रहा है भाई छोटी की मात्रा, मतलब यहाँ से आपका छोटा ही निकल रहा है, ये भी छोटा है मतलब छोटा ही निकल रहा है, तो ये बड़ा होके क्या बन जाएगा भाई? मिल करके बड़ी बन जाएगा। बड़ी मैंने यहाँ पर लगा दी, बह के पीछे की वाली मात्रा लगा दी मैंने, बड़ी वाली मात्रा लगा दी, ठीक है। ऐसे आपका रवि और इंद्र है तो क्या बन जाएगा? रविंद्र बन जाएगा। प्रति और इक्षा है, प्रतीक्षा बन जाएगा, ठीक है। अब सारे एग्जाम्पल करेंगे तो फिर ये क्लास 3-4 घंटे की हो जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप इन सब आंसर्स को बना करके देखना, ठीक है। देखो फिर जो नेक्स्ट ऐसे आपका ऊ वाला सिस्टम है भाई, विधु जमा उदय है, छोटा ऊ और छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ बन गया यहाँ पर, है ना। छोटा ऊ बड़ा ऊ है तो यहाँ पर बड़ा ऊ बन गया। ऐसे आप इनको भी स्टडी करोगे। नेक्स्ट जो टाइप है वो आपका किस में आ जाता है? ये आपका गुण संधि का एग्जाम्पल, सॉरी टाइप्स है, ठीक है। गुण संधि में अब क्या होगा? ऊपर वाले दीर्घ में तो हम लोग क्या कर रहे थे? ए और ए का मिलान कर रहे थे, ठीक है।
आ और ए का मिलान कर रहे थे, ई को ई से ही मिला रहे थे, ऊ को ऊ से ही मिला रहे थे। यहां पर आपको चेंज मिलेगा। यहां पर आपको क्या चेंज मिलेगा? आपको जो चेंज मिलेगा वो ये कह रहा है कि यदि ए, ये चल क्यों रहा है पेन अपने आप ही, यदि ए और आ के बाद ई और बड़ी ई हो और ऊ के अथवा री के बाद री आ जाए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा भाई? ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा, अर हो जाएगा। समझो इस चीज को। देखो ए और ई मिलके क्या बना रहा है? छोटा ई बना रहा है। ठीक है, ए बड़ी ई के साथ मिलेगा तो भी छोटा ई बनाएगा, आ और ई के साथ मिल रहा है तो भी छोटा ई, जैसे मैंने यहां पर बात करी। ठीक है, ए और आ के बाद अगर ई और ई है तो क्या बनेगा? ए बनेगा। ए और आ के बाद ऊ और बड़ा ऊ है तो क्या बनेगा भाई? ओ बनेगा। ठीक है, ओ ओखली वाला, औरत वाला नहीं, ओ ओखली वाला ओ बनेगा, मतलब एक मात्रा वाला बनेगा। ठीक है, अगर ए और आ के बाद री है तो फिर क्या बन जाएगा? ये आपका अर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर है ए और री है तो अर में कन्वर्ट हो जाएगा, आ और री है तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये भी री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो ये जो रूल है ना भैया आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, और जब आप 2-3 बार पढ़ोगे ना तो वो अपने आप आपको याद हो जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया यहाँ से? चलो अब देखो एग्जाम्पल देख लो भाई, ए और ई मिलके ए बना रहे हैं तो देखो जैसे आपका क्या निकला? ए निकला, और ई से यहां पर छोटी ई निकली तो ए और ई मिलके क्या बनाएगा? ए बनाएगा। ए मतलब एक मात्रा वाला। ठीक है, एक मात्रा, तो आपकी देखो यहाँ पर एक मात्रा लग गई है ना, गज और इंद्र मिलके गजेंद्र बना दिया। सोम और ईश है तो ए यानी कि एक मात्रा, सोमेश बना दिया। यथा और ईष्ट है, यथेष्ट बना दिया। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल आप करके देखोगे, सारे एग्जाम्पल। ऐसे आप ए और ऊ मिलाते हो तो क्या बनता है? ओ बनता है। वीर जमा उचित, विरोचित बन गया। सूर्य जमा ऊर्जा, सूर्योर्जा बन गया। ठीक है, ये चीज बहुत ही जरूरी है, ध्यान में रखना इस चीज को। ऐसे आपका अर का देख लो, देव जमा ऋषि है, देवर्षि। महा जमा ऋषि है, महर्षि। यहां से आ निकला, यहां से री तो अर हो गया, यहां से आ निकला और री तो आपका क्या हो जाएगा? अर निकला, महर्षि हो गया। ठीक है, महर्षि नहीं है, महर्षि हो गया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है भाई। जैसे यहाँ पर देखो राजा और ऋषि है तो राजार्षि नहीं बनाओगे, राजश्री बनाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अर ही है। इतना समझ में आया? यहाँ से गुण संधि का एग्जाम्पल हो गया, कहीं से भी पूछ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछा जाता है जैसे आपको दे दिया इसने महाजमा इंद्र दे दिया महेंद्र, और आपसे पूछ लेगा बताओ ये कौन से संधि का एग्जाम्पल है, तो आपको बताना पड़ेगा भाई ये गुण संधि का एग्जाम्पल है। तो आपको अगर रूल आते हैं ना तो फिर आप इन चीजों को बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपकी फिर वृद्धि संधि आ जाती है। वृद्धि संधि में क्या कह रहा है कि यदि ए और आ के बाद ए हो, ए और आ के बाद ए हो तो बड़ा यानी कि आई एन एक हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या था? गुण संधि में ए डी वाला था, एक मात्रा वाला। अब जो वृद्धि संधि है इसमें गुण के बाद वृद्धि हो गई। ऐसे याद रखो, मैं पता कैसे याद रखती हूँ? मैं ऐसे याद रखती हूँ कि जो गुण संधि है ना उसमें आपने अगर देखा होगा तो वहां पर जब ए आ के बाद जब आपकी ई मिल रही थी तो आपका या तो मतलब या क्या यही बन रहा था, ए बन रहा था, और जब ऊ मिल रहा था तो ओ बन रहा था। अब वृद्धि संधि में मतलब वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि किस पे हो जाएगी? इसकी एक मात्रा बढ़ जाएगी और इसकी भी एक मात्रा बढ़ जाएगी। ऐसे मैंने याद करा हुआ है ना, बीइंग फ्रैंक टू यू, ऐसे मैंने याद करा हुआ है, तो आप ऐसे याद कर लो। वृद्धि संधि मतलब गुण के बाद वृद्धि हो गई है, बढ़ोतरी हो गई है, किसमें? मात्राओं में बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है, तो देखो ए और आ के बाद जब ए आ जाएगा, ए और ए के बाद ए तो देखो मात्रा बढ़ गई ना, है ना, ये नक वाला आ गया, यानी मतलब 2 मात्रा आ गई। इसमें दिखने में एक मात्रा है लेकिन ये 2 मात्रा वाले हैं। जैसे लोक और एशना तो क्या आ जाएगा? लोकेशना, 2 मात्रा लग गई। तथा जमा एव, तथैव आ जाएगा। आ और ए मिलाता है तो भी ए बनता है, ए और ए मिलता है तो भी ए बनता है, आ और ए तो भी ए। तो यानी कि इसमें मात्राओं में वृद्धि हो गई है, वैसे इतना ध्यान में रखना। ऐसे ही आपका ए और ओ मिलेगा तो मात्रा में वृद्धि हो गई। वहां पर ए और ऊ था तो ओ हो जा रहा था जिसमें एक मात्रा थी। ठीक है, ऐसे आप जरूर ध्यान में रखना चीजों को ना, ऐसे थोड़ा रिलेट करते हुए चला करो। वृद्धि संधि में ये वृद्धि संधि होगी, एग्जाम्पल भी देख लेना इनके अच्छे से सारे, है ना। उसके बाद चलते हैं यण संधि की तरफ, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, यण संधि और अयादि संधि काफी इंपॉर्टेंट है। अब यण संधि कह रहा है कि यदि ई और बड़ी ई या फिर ऊ और औ के अथवा री के बाद कोई अन्य स्वर लग जाए, मतलब कोई अन्य स्वर में कुछ भी हो सकता है भाई, तो ई के स्थान पर तो हो जाएगा ये। अगर ई और बड़ी ई के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, मान लो ए आ जाए, आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो क्या बन जाएगा? वो ई का वो ये में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऊ जो ऊ है उसके बाद अगर कोई अन्य स्वर लगा रहे हो तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो वे में कन्वर्ट हो जाएगा। और री जो है वो रे में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना ध्यान में रखना।
ठीक है। यण संधि में ई और बड़ी ई य में कन्वर्ट होगा, उ और बड़ा उ व में कन्वर्ट होगा और री आपका र में कन्वर्ट होगा। एग्जाम्पल देखो, छोटी ई है, इसके अंदर कोई अन्य स्वर है, मतलब ए क्या है, स्वर ही है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये में। ऊपर हमने रूल पढ़ा है। तो देखो जब गति में छोटा ई है और यहाँ से आपका ए निकल रहा, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, व में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर नहीं था। ठीक है, देखो गत्य व में नहीं, य में कन्वर्ट हो गया, गलती हो गई है ना। तो देखो यहाँ पर कहीं पर भी य नहीं है, लेकिन ये बाद में किस में हो गया, ये भाई आपका य में कन्वर्ट हो गया। तो इतना ध्यान में रखना कि जो पहले शब्द का जो लास्ट है ना, ये आपका आधे में कन्वर्ट हो जाएगा और ये है आपका, ये आपका य में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपका ये देखो अति है, इसका तय जो है आधे में कन्वर्ट हो गया और ये जो ए है ये आपका य में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। जो पहला शब्द है उसका आखिरी वर्ण आधा हो जाएगा और जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण क्या हो जाएगा भाई, ई की बात कर रही हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। इतना समझे यहां से। अब आ का देख लो, आ में भी यही होगा, बस यहां पर यह था उसको आपने या कर देना है, क्योंकि भाई आ है ना यहाँ पे, तो ये देखो या में कन्वर्ट हो जाएगा। ई प्लस ए है तो यह हो जाएगा और ई प्लस मात्रा बढ़ गई, मतलब यहां पर भी आप मात्रा बढ़ा दोगे। ठीक है, ऐसे आप देख लोगे इन चीजों को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है आपका ई और ए, बड़ी ई है, बड़ी ई और ए है तो भी आपका यही होगा। मतलब कि अगर छोटा ई और ए है तो भी यह, बड़ा ई और ए है तो भी यह, लेकिन अगर छोटा ई और आ है तो या हो जाएगा और बड़ा ई और आ है तो भी या हो जाएगा। मतलब कि अगर इस स्वर में मात्रा बढ़ रही है तो आपका यहां पर भी मात्रा बढ़ जाएगी। इतना यहां से समझ में आया। देखो जैसे यहां पर देखे लक्ष्मी है, बड़ी ई है, सॉरी अगर आपका यहां से आ निकला है तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये या में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लक्ष्मी का मैं है वो आधा हो गया और यहां से आपका यह जो है वो आ में कन्वर्ट हो, या में हो गया, तो लक्ष्मी आगमन। ठीक है, ऐसे समझ में देख लेना, देखते ही पता चल जाना चाहिए कि आधा मैं हो रहा है, यहाँ पर या है, तो मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, ये यण संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये बिल्कुल आपको ध्यान में होना चाहिए है, और ये एक बार में ही पढ़ने से नहीं होगा, अभी बता रही हूँ एक बार में पढ़ने से नहीं होगा, बार बार पढ़ोगे तब होगा ये सारी चीजें। ई और ऊ मिलके यू बनाता है, ई और बड़ा ऊ है तो फिर क्या बनाएगा भाई, बड़ा यू बनाएगा। ठीक है, ई और ए है तो ये बनाएगा, ई और ए है तो यही बनाएगा। मतलब जैसे आपकी मात्राएं बढ़ रही है ना, वैसा आपका यहाँ पर भी मात्राएं क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, ई और ऊ और ई है तो वी बनाएगा, ऊ और बड़ी ई है तो वी बनाएगा। कहने का मतलब ये है कि चल तो यह और वह ही रहा है, लेकिन मात्राएं बढ़ रही है। ठीक है, क्या बढ़ रही है, मात्राएं बढ़ रही है, और वो किस अकॉर्डिंग बढ़ रही है ये आप सभी ध्यान में रखना है। कैसे बढ़ रही है, किस अकॉर्डिंग बढ़ रही है, ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो देखो अगर री को ए करे तो वो तो रह हो ही रहा है, री का जब आ से मिला रहे तो रा हो गया, मात्रा बढ़ गई ना, यहाँ से ऐसे या हो गया तो मात्रा ही बढ़ गई। री को ऊ से करते हैं तो देखो मात्रा आपका रू हो गया, री को ई से करते हैं तो फिर क्या हो गया, री हो गया, यानी कि रह होगा, लेकिन मात्राएं आपकी किसके अकॉर्डिंग चलेगी, इनके अकॉर्डिंग चलेगी। ऐसे आपका ये चीजें हैं, जैसे ये चल रहा है वैसे ही आपकी मात्राएं चल बैठेंगी। ठीक है, क्योंकि ई के साथ आपका यही हो रहा था, लेकिन मात्रा डिपेंड करती है ये क्या है, ऊ के साथ आपका व में कन्वर्ट होना है, लेकिन मात्रा डिपेंड करती है कि ये क्या है। इतना समझ में आया यहाँ से। ये आपके रेस्पेक्टिव एग्जाम्पल हो गए जो कि आप अकॉर्डिंगली अपने आप जरूर कर लेंगे। ठीक है, आप जब रूल्स को एक बार पढ़ बैठेंगे ना तो ये सारी चीजें हो जाएंगे। फिर चलते हैं अयादी संधि की तरफ। लास्ट है आपका ये अयादी संधि। वहां पर तो जो है ई आपका य में कन्वर्ट हो रहा था और आपका ऊ व में कन्वर्ट हो रहा था और री आपका र में कन्वर्ट हो रहा था, यण में। इसमें जो है आपका ये लगा लो वृद्धि हो जा रही है। ठीक है, चलो अयादी संधि में क्या है, अयादी संधि में है पहले शब्द के अंत में अगर ए आता है, आई आता है, ओ आता है और औ आता है, और अगर वो किसी अदर स्वर के साथ मिलते हैं तो फिर किस किस में कन्वर्ट होगा, तो आपका जो ए है ना वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा, आई है वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा, ओ है वो औ में कन्वर्ट हो जाएगा और औ जो है वो आओ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रूल है भाई, आपको ध्यान में रखना है। जैसे ए मिल रहा है ए के साथ तो आई बन जाएगा। देखो शे है, यहां से आपका ए निकला। ठीक है, और अब इसमें एक मात्रा है तो यहां पर एक मात्रा मत लगा देना, वो एक मात्रा है मतलब इस पे कोई मात्रा नहीं आएगी। ये देखो ये डबल है तो मतलब यहां पर आपका एक मात्रा आएगी। ठीक है,
तो ए आपका ए के साथ मिलके क्या बनेगा, अय बनेगा, यानी कि आपका क्या बन जाएगा, शयन बन जाएगा। ठीक है, ये मात्रा किस में कन्वर्ट हो जाएगी भाई, आय में, तो शयन बन गया। ऐसे ही गय जमा अक है तो ये क्या बन जाएगा, गायक बन जाएगा। और ये ऐसे जो एग्जाम्पल है ना, ये भरपूर पूछे जाते हैं, क्योंकि हम कई बार इनको इनके हिसाब से तोड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि रूल अगर आपको पता है तो फिर आप समझ जाओगे कि देखो यहाँ पर गायक है, मतलब आय निकल रहा है, और आपका आय किस में निकल रहा है, आदि संधि में, तो आप झट से इसको तोड़ दोगे कि गय और अक में टूट जाएगा। ठीक है, जैसे आपका भवन है, ठीक है, यानी कि भवन मतलब औ निकल रहा है, और औ कब निकलता है, औ निकलता है जब आपका ओ आता है। ठीक है, ये देखो ओ जब एस ए के साथ मिलता है तो औ आता है, तो आप क्या लगाओगे भाई, भू प्लस अन कर दोगे इसको, तो भवन बन जाएगा। ठीक है, ऐसे आपके ये रेस्पेक्टिव एग्जाम्पल है। पो जमा अक तो आपका पावक बन जाएगा। तो ये बहुत ही जरूरी है, सॉरी यण संधि और अयादि संधि ये दोनों बहुत जरूरी है आपके। ठीक है, तो ये आपके संधि, आपका संधि कह रही हूं, स्वर जो संधि है वो आपकी यहां से खत्म हो जाती है। बस आपको रूल्स को पढ़ना है और इन एक बार एग्जाम्पल को बना लो, इसके बाद आप जितने भी बनाओगे ना सब आ जाएंगे आप। ठीक है, देखो रूल्स तो भैया आपको करने ही पड़ेंगे। उसके बाद ऐसे ही जो रूल्स है वो आपके कॉन्सोनेंट के आ जाते हैं, जिनको हम व्यंजन संधि बोलते हैं। ठीक है, व्यंजन संधि में सबको पता है भाई क्या होता है व्यंजन संधि में। व्यंजन संधि में किसी व्यंजन का स्वर से मिलाप होता है, स्वर का व्यंजन से मिलाप होता है, और व्यंजन का व्यंजन से मिलाप होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसे व्यंजन संधि बोलते हैं। स्वर का तो स्वर का स्वर के साथ ही हो रहा था, वहां पर व्यंजन का कोई रोल नहीं था, बट व्यंजन के अंदर स्वर है। ठीक है, अगर व्यंजन स्वर के साथ मिले, स्वर व्यंजन के साथ मिले, या फिर व्यंजन व्यंजन के साथ मिले, तो वो व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। समझ में आया? जैसे यहां पर आपको बताया है, तीनों ही करके बताया। अगर व्यंजन स्वर के साथ मिले तो देखो तय जब ए के साथ मिलता है तो दय। अब ये रूल्स हैं, वो नीचे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इनको भले ही अभी मत छेड़ो, रूल्स को कर लो, उसके बाद जब आप इनको करोगे ना तो ये हो जाएंगे आपसे। ठीक है, जैसे इन्होंने फिर से यहाँ पर व्यंजन संधि के प्रकार ही बताए हैं। व्यंजन और स्वर का मेल करते हैं तो देखो जगत और ईश तो आपका जगदीश बन जाता है। अब तय और ई मिलता है तो दी बनता है, भाई ये रूल होते हैं। वाग जमा ईश वागीश होता है, तो ये रूल एक बार आप अच्छे से कर लो, उसके बाद इनको समझाने का फायदा है, वरना नहीं है। ठीक है, तो आप पहले रूल्स पे चलो सीधे सीधे। व्यंजन संधि के जो बस इतना समझ लो कि व्यंजन संधि में तीन प्रकार से चीजें होती है, जब व्यंजन स्वर के साथ मिलते हैं, स्वर व्यंजन के साथ, और व्यंजन व्यंजन के साथ। ठीक है, अब पढ़ेंगे फटाफट से रूल पहले, कि जितने भी आपको नियम दिए गए ना उनको आपने देख लेना है। तो जो सबसे पहला और जो सबसे जबरदस्त नियम है वो आपको नियम क्या कहता है, नियम नंबर क्या है ये, कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब वर्ग क्या है, जब आपने वर्ण विचार पढ़ा होगा ना तो मैंने आपको ऐसे बांटा होगा, कै वर्ग यानी कि यहाँ पर कै की लाइन, ख वर्ग यहाँ पर ख की लाइन, गै वर्ग यहाँ पर गै की लाइन। तो इसमें आपका कै आता है, फिर ख आता है, गै आता है, घ आता है, और ये आपका अणा आता है। ठीक है, भैया आपके आप इसको क्या बोलते हो वो आप अपने देख लेना, मैं तो इसको अणा ही बोलती हूँ। फिर उसके बाद ये सॉरी ये कै ख गै वर्ग नहीं है, माई मिस्टेक। ठीक है, मैं इसको अभी इसको करेक्ट करती हूँ, ऊपर जो मैंने लिखा है ना वो सब सही है, बट ना ये आपका ख वर्ग नहीं है। ठीक है, ये आपका क्या नहीं है, ख वर्ग नहीं है, ये आपका च वर्ग है। एक सेकेंड रुको, ये आपका कौन सा वर्ग है भाई, च वर्ग है। ठीक है, ये आपका ट वर्ग है, फिर आपका तय वर्ग आता है, और फिर आपका पै वर्ग आता है ना। मैंने आपको कैसे याद करवाया, कचट तक से आप याद कर लो, तो ये आपके वर्ग हो जाते हैं। और जब हम इनको खोल के लिखते हैं तो च, छ, ज, झ, और ये भी आपका अणा है। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ। अभी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि ये जो वर्ग की बात कर रहे हैं ना वो इसी वर्ग की बात कर रहे हैं, कि कै वर्ग के अंदर आपके ये 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। जब भी मैं बात करूं कि आपका तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर पांचवें में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको क्या समझना है, जैसे मान लो मैं कहूं कै वर्ग का पांचवें में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कै वर्ग है, ये रहा कै वर्ग, और इसका पांचवा क्या है, ये आपका अणा। कै वर्ग का तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा तो तीसरा आपका गै है। ऐसे ही च वर्ग का तीसरा क्या हो जाएगा, जय आ जाएगा। ट वर्ग का तीसरा क्या आ जाएगा, ढ आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा इशारा इसकी तरफ होगा, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर जो ये रूल कह रहा है ना, उस रूल को समझने से पहले मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे इरेज कर देती हूँ। टाइम कंज्यूमिंग है बट इरेज करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आपको समझ में नहीं आएगा। चलो,
पहला रूल क्या कहता है, पहला कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ये जो पहला वर्ण है ना, या जैसे कै है, च है, इसका तीसरे में कन्वर्जन हो जाएगा, मतलब कै का गै में हो जाएगा, च का जय में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वो इसलिए हो जाएगा कि अगर कै, च, टे, तै, पै, यानी ये जो स्टार्टिंग के जो वर्ण हैं, अगर ये आपके स्टार्टिंग में हो और उनके बाद किसी भी वर्ग का या तो तीसरा आ जाए या फिर चौथा आ जाए, जैसे कै का तीसरा गै होता है और चौथा घै होता है, च का तीसरा जय होता है और चौथा जय होता है ना। और ऐसे ही आपका टे है, टे का तीसरा डे होता है और ढे होता है, तय का तीसरा दय और धय। तो ऐसे ये थर्ड और फोर्थ लिख करके बताया। या फिर इनके अलावा अगर यर लेवे है हो या फिर कोई भी स्वर आ जाए तो आपका जो कै है वो गै में कन्वर्ट हो जाएगा, च है वो जय में हो जाएगा, तय है वो डे में हो जाएगा, तय है वो दय में और पै में। यानी कि जो पहला है वो तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको एग्जांपल से इधर देखो भाई, कै का गै में कब कन्वर्ट हो रहा है, देखो यहां पर लिखा दिक प्लस विजय, यहां पे कै है मतलब कै वर्ग पता है ना भाई, पहला आ गया मतलब कै आ गया। वी मतलब ये क्या है भाई, यर 11, देखो मैंने यहां पर बताया था ना यर 11, तो यहां पर देखो वे आ गया, तो इस रूल के अकॉर्डिंग आ गया। तो मतलब कै का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कै का तीसरे में, और कै का तीसरा क्या है, गै होता है। ठीक है, तो आपका कै जो है वो गै में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो गया, आधा हो जाएगा और वो। ठीक है, तो दिक जमा विजय क्या हो गया, दिग्विजय हो गया। ऐसे ही दूसरा देखो, अच जमा अंता है। अब ये च है, च वर्ग का स्टार्टिंग है, च वर्ग का पहला वर्ण है ये। अब ये स्वर है, स्वर की भी बात हो रही थी। ठीक है, कोई स्वर आ जाए तो मतलब रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि जो च है उसका तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है च जो है उसके थर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब च का जो थर्ड है वो क्या होता है, जय होता है। ठीक है, तो अजंता हो जाएगा। ठीक है, जैसे शट है, टे वर्ग का भी पहला है टे, और आपका स्वर आ रहा है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टे ठे डे में कन्वर्ट हो जाएगा, तो षडानन। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तत् और भाव है, तत् और भाव है। ठीक है, भय क्या है भाई आपका, देखो ये जो आपका पै वर्ग है उसका चौथा है ना भय, और ये आपका तय वर्ग है तो तय का थर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तय थे तय, तो यहां पर आपका देखो तद्भव हो गया। ठीक है, तो ये आपने काफी सारे एग्जांपल है, इनको अच्छे से समझ लेने हैं। और ये कन्वर्ट कब होता है, स्टार्टिंग के, यानी कि जो पहला शब्द है उसका जो लास्ट वर्ण है वो आपका कै या फिर मतलब कचर तप में आना चाहिए, कि आपका कै वर्ग का पहला होना चाहिए, च वर्ग का पहला होना चाहिए, टे वर्ग का पहला होना चाहिए, तय का या फिर पै का पहला होना चाहिए। उसके बाद अगर आपका थर्ड वर्ग आ रहा है, थर्ड आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, ठीक है, या फिर यर 11 या फिर कोई स्वर है, तो फिर आपका ये रूल यहाँ पर वर्क करता है। ये रूल यहाँ पर समझ में आया। अब नेक्स्ट जो है आपका वो आपका सेकेंड है। सेकेंड कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो रहा है। पांचवें में कब परिवर्तन हो रहा है, यदि व्यंजन कै च टे तै पे, मतलब स्टार्टिंग वाले ही है ये, उसके बाद मैं और न हो, मतलब आगे या तो पहले शब्द का जो लास्ट वर्ण है वहां पर आपको कै च टे तै पे इनमें से कोई एक वर्ण हो, और उसके बाद या तो मैं आए या फिर न आए, तो कै जो है वो कै के पांचवें में कन्वर्ट हो जाएगा, च जो है वो च के पांचवें यानी कि अणा में कन्वर्ट हो जाएगा, और टे का पांचवा अणा होता है, तय का पांचवा ना होता है, और पै का पांचवा मैं होता है, तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखो कै है ना, कै के बाद आपका मैं आ रहा है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कै का जो पांचवा होता है वो कौन सा होता है, ये वो अणा होता है। ठीक है, टे है, टे का पांचवा आपका ये वाला अणा होता है, ये हाफ में कन्वर्ट हो जाता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, यानी कि ये जो है किसमें, हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तय है, तय के बाद नए आ रहा है तो ये आपका आधे नए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूल आपको यहां से समझ में आया कि आपका जो पहले वर्ण है सारे पांचों वर्ग के, उनके बाद अगर मैं और न है तो फिर वो उसके पांचवें में कन्वर्ट हो जाएगा। दो नियम हो गए। अब कुछ तय से संबंधित नियम हैं जो कि काफी सारे हैं और ये पूछे जाते हैं, तो इनको आपने समझना है। तो तय संबंधी जो नियम है वो सारे यहाँ पर मैंने लिख के दिए, इसलिए बोल रही हूँ, इससे बेहतर आपको कोई भी नहीं मिलेगा नोट्स में। जब तय के बाद च या छ आए, तय के बाद च या छ आए तो तय का च में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे सत और चरित्र है, तय के बाद च आ रहा है तो तय किस में कन्वर्ट हो जाएगा, च में। ठीक है, आधे च में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सच्चरित आ गया। उच्चारण है तो उच्चारण आ गया। अगर तय के बाद ज या झ आए तो तय का जय हो जाता है। नेक्स्ट कहता है तय के बाद ट या ठ आए तो तय का ट हो जाएगा। जैसे उत और टीका तो सॉरी तत् और टीका तो क्या हो जाएगा, ट
तट टीका हो जाएगा। वृहत और टीका है तो वृहत टीका हो जाएगा। ठीक है, तय किस में कन्वर्ट हो रहा है? टय में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन नियम है कि टय और ठय आना चाहिए। ठीक है, तय के बाद डय और ढय आए हैं तो तय का डय हो जाता है। उत और डयन है तो ये भी तय किस में कन्वर्ट हो जाएगा? उड्डयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तत डमरू है तो तड डमरू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भैया आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। जब तय के बाद लय आए तो तय का लय हो जाता है, तय के बाद है आए तो तय का दय और है का धय हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि तय के बाद है आ रहा है तो तय का क्या कन्वर्ट हो गया? तय का तो दय में हो गया और है आपका धय में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एक तो बार पढ़ेंगे, आराम से हो जाएगा। तय के बाद शय आता है तो तय का चय और शय का छय हो जाता है। सत और शास्त्र है तो ये कैसे में हो जाएगा? ये सच्छास्त्र में हो जाएगा। ठीक है, उच्छ्वास हो जाएगा उत और श्वास का, तो आपका तय भी कन्वर्ट हो रहा है चय में और शय आपका छय में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये रूल्स होते हैं, ये सारे आपने ध्यान में रखने हैं। फिर आते हैं मैं संबंधी नियम की बात कर रहे हैं। मैं संबंधी नियम में क्या होता है? अगर मैं के बाद आपको कचट तप आ जाए, कचट तप यानी कि कै वर्ग का पहला, च वर्ग का पहला, ट का पहला, तय का पहला और पै वर्ग का पहला आए तो मैं के स्थान पर उसी वर्ण का पांचवा वर्ण जो है वो बिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा और अनुस्वार में बोलते हैं इसको, ये भी आपको पता है, वो बिंदी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे पहले तो मैं ही होना चाहिए, जैसे मैं और उसके बाद आपका कै आ रहा है तो कै का पांचवा कौन सा होता है भाई? ये होता है। ठीक है, सबको पता है ना, ये होता है। तो ये देखो बिंदी में चला गया। सम और चाहे कुछ भी हो आपने बस बिंदी उठा के डाल देनी है। ठीक है, कुछ भी हो आपने सिर्फ क्या कर देना है? बिंदी उठा के डाल देनी है। ये रूल्स आपको समझ में आ गया कि उसके पांचवें में कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी आया उसके बाद में वो उसके पांचवें में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि मैं के बाद य र ल व श स है यानी कि अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन आ जाए तो मैं का हमेशा बिंदी में कन्वर्ट हो जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम और वाद है तो संवाद हो गया, समयोग है तो संयोग हो गया। और ये इजी होते हैं, इनको आप वैसे भी कर लेते हो, बिना रूल रटे भी कर लेते हो। संसार है, सबको पता है भाई ये सम और सार ही बनेगा। संलग्न है तो सबको पता है भाई ये सम और लग्न ही बनेगा। ठीक है, तो ऐसे आपके ये एग्जाम्पल है। तो काफी एग्जाम्पल्स इंक्लूडेड है, वो अभी आप देख लेना। यदि मैं के बाद मैं आ जाए तो वो आधे मैं और पूरी मैं में कन्वर्ट हो जाता है। सम्मुख सम्मुख हो गया, सम्मान सम्मान हो गया, सम्मति सम्मति हो गया। ठीक है, कैसे लग रहे हैं आपके ये नोट्स? जरूर बताना आपको कैसे लग रहा है मेरा ये प्रेजेंट करने का तरीका, जरूर मुझे आप कमेंट करके बताना। ठीक है, चलो उसके बाद कह रहा है आपका अडा है और छह संबंधी नियम है। यदि किसी स्वर के बाद छह वर्ण आए, स्वर के बाद बोल रहा है, यदि किसी स्वर के बाद छह वर्ण आए तो छह से पहले चय आ जाता है। जैसे सौ और छंद तो इसका स्वच्छंद आ जाएगा। अनु है भाई, ऊ निकल रहा है यहां से और छेद है तो वो अनुच्छेद में कन्वर्ट हो जाएगा। आ है और छादन है तो वो आच्छादन, मतलब कि स्वर्ण के बाद स्वर के बाद अगर छह आ रहा है तो आधा चय भी लग जाएगा और आपका छह कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। फिर नए संबंधी नियम है। नए संबंधी नियम कहता है यदि री र या श के बाद न हो तो वो अणा में कन्वर्ट हो जाता है। री हो, र हो और षटकोण वाला अगर श है तो के बाद अगर न आ रहा है तो जैसे देखो परि जमा नाम है, ई है ना, ई के बाद आपका न आ रहा है, नहीं बोला इसने तो वो परिणाम हो जाएगा। ठीक है, अणा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब रूल आप अच्छे से यहाँ पर देख लोगे। ठीक है, फिर बढ़े चलते हैं आपके विसर्ग संधि की तरफ। ये आपके कुछ काफी सारे रूल्स थे वैसे तो, लेकिन ये रूल आप जब पढ़ोगे ना तो हो जाएगा। एक बार में नहीं होगा मैं मानती हूँ, बट काफी बार पढ़ोगे ना तो हो जाएगा। उसके बाद कहता है विसर्ग संधि आ जाती है। वही विसर्ग में सबको पता है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब इसमें भी स्वर का रोल है और व्यंजन का रोल है। ठीक है, अब ये कुछ एग्जाम्पल है, इनको मत देखो, बाद में देख लेना इनको, पहले आप रूल्स देख लो। ठीक है, बिकॉज आप फिर देखोगे मन और रथ तो वो ओ में कन्वर्ट हो गया, तो आपको रूल पता होना चाहिए कि कब हो जाता है। तो पहले हम रूल को ही देखेंगे। तो इसके लिए भी आपके भाई काफी सारे रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, जिसमें आपका रूल नंबर 1 कहता है कि विसर्ग का ओ में परिवर्तन कब होता है। विसर्ग का ओ में परिवर्तन कब होता है? तो ये कब होता है? जब आपका विसर्ग प्लस किसी भी वर्ग का थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, ठीक है, या फिर इसके अलावा आपका अंतस्थ हो, य र ल व, तो फिर आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो फिर आपका विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो जाता है। ये आप ध्यान में रखना। थर्ड फोर्थ फिफ्थ से मतलब समझ में आ रहा है ना? मतलब कै का थर्ड क्या हो गया? ग हो गया। फोर्थ क्या हो गया? घ हो गया। फिफ्थ क्या हो गया? उसका लास्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपका च वर्ग है, च वर्ग में भी थर्ड फोर्थ फिफ्थ माना जाता है, ट में भी, तय में भी और पै में भी। ठीक है, देखो जैसे विसर्ग है,
ठीक है, ए और विसर्ग है, उसके बाद गे आ रहा है तो थर्ड आ रहा है कै वर्ग का, थर्ड आ रहा है ना, तो ये मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओ में, यशोगान, यशोगान। ठीक है, जैसे यहां पर देखो विसर्ग है प्लस में रे आ रहा है, मैंने यहां पर बताया रे आना चाहिए तो ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ये सारे एग्जाम्पल आप देख लोगे। उसके बाद विसर्ग का रे में कब परिवर्तन हो रहा है, तो विसर्ग का रे में परिवर्तन कब होता है, जब आपका ई और ऊ, ई और ऊ जब आपका मिलता है थर्ड फोर्थ फिफ्थ के साथ, और इसके अलावा कोई भी स्वर हो या फिर ये रे ले और वे हो। ठीक है, तो ये आपको भाई ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगर ई और ऊ और विसर्ग है, अगर वो किसी वर्ग के थर्ड फोर्थ फिफ्थ से मिल रहा है, या फिर किसी स्वर से मिल रहा है, या फिर यार लेवे से मिल रहा है, तो फिर वो रे में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे नी और धन है, ई है, ये ई है, और यहां पर आपका तय थे दे है ना, और ध फोर्थ है ना तय वर्ग का, तो मतलब फोर्थ है, मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रे में, तो निर्धन हो गया। नी भय है, निर्भय हो गया, और दुबुद्धि है तो दुर्बुद्धि हो गया। ठीक है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद हो गया। तो ये सारी चीजें आप जरूर ध्यान में रखोगे। ठीक है, इनको आपने काफी पढ़ना है। विसर्ग का श में कब परिवर्तन होता है, तो श में आपका कब परिवर्तन होता है, जब आपका ए ई और ऊ जो है वो किससे मिल रहा हो, वो च से, छ से और श से मिल रहा हो। ठीक है, ये रूल है भाई, ये रूल है, इनको लिख लेना इनके साथ ही इंक्लूडेड नहीं है, मैं कोशिश करूंगी आपको इंक्लूड करके ही दूं। ए ई और ऊ जब आपका छ छ श से मिलता है तो फिर आपका श में परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखो नी है, यहाँ से ई निकल रहा है और आपका च मिल रहा है, तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, आपका श में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, निश्चय बन जाएगा। ऐसे ही आप इनको भी देख लेना। ठीक है, ऊ है, ऊ के साथ जब आप च मिला रहे हो तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, श में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी रूल्स होते हैं। अगर आपको रूल्स अच्छे से आते हैं ना तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती विसर्गों में। ठीक है, उसके बाद कहता है कि स में परिवर्तन कब होता है, तो स का जो रूल है वो आपका क्या है, आपका विसर्ग होना चाहिए, और विसर्ग आपका या तो तय से या फिर थ से या फिर स से मिल रहा हो, तय थ या फिर स से मिल रहा हो, तो फिर आपका इसमें कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखो विसर्ग है और इसका स से अगर मिल रहा है तो फिर ये स में कन्वर्ट हो जाएगा, निसंतान बन जाएगा। ठीक है, विसर्ग है और फिर तय आ रहा है तो मतलब ये स से, तो निस्तेज बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये सारे रूल्स आपको देख लेने हैं। फिर से आपका विसर्ग का षटकोण में श में कब परिवर्तन हो रहा है, तो षटकोण में कब परिवर्तन होगा, जब आपका कोई भी विसर्ग हो और वो किसके साथ मिल रहा है, कै या ख के साथ मिल रहा है, या फिर ट और ठ के साथ मिल रहा है, या फिर प और फ के साथ मिल रहा है, तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो श में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे धनु और टंकार है, धनुष टंकार हो जाएगा। धु और कर्म है, दुष्कर्म हो जाएगा। नी और काम है, निष्काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूल आपको देख लेना है। फिर कह रहा है विसर्ग का लोप होना, मतलब खत्म होना विसर्ग, तो विसर्ग का रे से मेल होने पर विसर्ग का क्या हो जाता है भाई, लोप हो जाता है। विसर्ग का रे से मेल होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, और विसर्ग से पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे नी है, विसर्ग है और रे से मिल रहा है तो वो निरोग हो जाएगा, फिर से रे से मिल रहा है तो वो नीरस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि विसर्ग का लोप हो जाता है। अब विसर्ग में परिवर्तन नहीं होना, कब नहीं होगा विसर्ग में परिवर्तन, वो एज इट इज विसर्ग उठ के आएगा। यदि विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग का मेल कै तथा पै से हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। विसर्ग से पहले ए है, ठीक है, देखो विसर्ग से पहले ए है भाई, तय से आपका ए निकल रहा है और उसका मेल कै और पै से, तो देखो यहाँ पर कै भी है तो ये यूं का यूं उठ के आ जाएगा। ठीक है, इधर भी ए है और कै है तो ये भी यूं का यूं उठ के आ जाएगा, प्रातःकाल। ठीक है, पेयपान, यहाँ पर भी क्या है भाई, कै और पै से होना चाहिए, तो पै इधर भी आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, पेयपान हो जाएगा। इतना समझ में आया। तो ये आपके विसर्ग संधि के थे। तो यहाँ से आज हमने पढ़ी है भाई विसर्ग संधि को। इसके अलावा हिंदी की भी प्रमुख संधियां होती हैं। वैसे तो हम संस्कृत में ही संधि पढ़ते हैं, बट कई बार हिंदी में भी होता है। तो आप जब नोट्स लोगे ना तो आपको ये चीजें भी एक बार देख लेना, बाकी इतना कुछ इसमें है नहीं, ये भी आप देख लेना। अब एक बार ना थोड़ा सा रिवाइज भी करते जाओ कि दोहराते हैं। चलो इसको, दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में परिवर्तन होने वाले, देखो वर्णों के मूल रूप में परिवर्तन हो रहा है, शब्दों के में नहीं। ठीक है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इसलिए उसको संधि बोलते हैं। वर्णों में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, पहले शब्द का जो लास्ट वर्ण है वो और दूसरे शब्द का पहले वर्ण में परिवर्तन होता है। दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को पहली स्थिति में वापस लाना संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, संधि विच्छेद मतलब आपने ब्रेक डाउन कर लिया।
ठीक है, संधि के 3 भेद होते हैं, हमें पता है। स्वर संधि के भी 5 होते हैं जिनको हमने पढ़ा है। और व्यंजन संधि में होने वाला 3 प्रकार का मेल होता है। व्यंजन स्वर से मिलता है, स्वर व्यंजन से, और व्यंजन व्यंजन से मिलता है। विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसको विसर्ग संधि कहते हैं, है ना। क्वेश्चंस भी है और इसके साथ ना थोड़ी सी ना एक वर्कशीट भी है, आप उसको भी करके देख सकते हो। क्वेश्चंस देख लो पहले, तो वर्कशीट आप अपने अकॉर्डिंग बना लेना, ठीक है। व्यंजन का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से और स्वर का व्यंजन से मेन होने पर कौन सी संधि होती है? भाई सबको पता है कौन सी होती है, व्यंजन संधि होती है, ठीक है। कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। तय के बाद च या छ आता है तो तय का क्या हो जाता है? तो भाई देखो, तय के बाद जब छ या छ आता है तो क्या होता है? जय तो नहीं बात करी हमने, ना ही जय की बात करी, ठीक है, ना ही दय की बात करी, तो हम किसकी बात करते हैं? छ की बात करते हैं, ठीक है। इतना समझे यहां से। उसके बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद अन्य ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाए तो दोनों के मेल से कौन सा स्वर बनता है? तो ह्रस्व और दीर्घ स्वर मैंने बताया था ना, जब ऐसे मिलता है तो क्या बनता है भाई? आ बनता है। आ जब ऐसे मिलता है तो वो भी क्या बनता है? आ बनता है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये आपका दीर्घ स्वर का एग्जाम्पल है, ठीक है। राजेंद्र शब्द के संधि विच्छेद का कौन सा रूप बिल्कुल सही है? भाई आपसे ऐसे भी पूछा जाएगा, तोड़ के भी पूछ सकते हैं, तो आपको तोड़ना भी आना चाहिए है, ठीक है। अब राजेंद्र है, यानी कि इसमें क्या है भाई? आपकी एक मात्रा लग रही है, ऐसे आएगा, तो राजा जमा इंद्र, ठीक है। राजा जमा इंद्र भी इसका बिल्कुल सही है। देखो ये राज और इंद्र तो होता नहीं है, और बड़ी ई की मात्रा इंद्र में होती नहीं है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही है, राजा और इंद्र। और ये आपका किसका एग्जाम्पल है? ये आपका गुण का एग्जाम्पल है। मैंने बताया था ना कि एक मात्रा वाला ए हो तो फिर वो गुण में आता है, और वृद्धि करके हम वृद्धि संधि में वृद्धि मतलब मात्रा की वृद्धि कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका घ हो गया। नेक्स्ट चलो, अब नेक्स्ट है आपका सु जमा अस्ति। सु जमा अस्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? देखो ऊ मिल रहा है ऐसे, ठीक है, और जब आपका ऊ और ऐसे मिलता है तो किस में कन्वर्ट हो रहा था? वो आपका वे में कन्वर्ट हो रहा था। जब ई मिल रहा था ऐसे तो फिर वो आपका य में कन्वर्ट हो रहा था, याद आ रहा है। और ये किसका एग्जाम्पल था? यण संधि का एग्जाम्पल था, ठीक है। किसका था? यण संधि का। तो सु और अस्ति क्या हो जाएगा भाई? स्वस्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वस्ति, ठीक है। ये जो है आपका आधे में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका जो ए है वो आपका य में कन्वर्ट हो जाएगा, वे में कन्वर्ट हो जाएगा, स्वस्ति, बिकॉज ऊ है ना। ई होता तो फिर य में कन्वर्ट हो जाता, ऊ और ए। और आपका जब ये मात्राएं बढ़ जाती है तो ये भी आपका बढ़ जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था ना, डिस्कस किया था। तो ये क्वेश्चंस देख लिया। अब इन ये जो इतने वर्कशीट है आप इनको आराम से तसल्ली से बनाना, आपके पास सारी चीजें चली जाएंगी। अगर आप नोट्स ले रहे हैं या फिर अगर आप लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएगी। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कैसा आपको समझ में आ रहा है? कैसा आपको तरीका लग रहा है? अच्छा, हम अभी एस्टेट की क्लासेस को फटाफट से सारी को जल्दी खत्म करने की कोशिश में हूँ भाई, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। आपको नोट्स भी जल्दी जल्दी दे रही हूँ। आज भी मैथ्स का एक नोट्स मैं आपके साथ इंक्लूड करूंगी, हिंदी का ये नोट्स पे डाल दूंगी, रीजनिंग के भी काफी नोट्स आपके ऐड हो गई है। तो कोशिश है आपकी दिवाली तक खत्म करने की, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस की तरफ बढ़ जाएंगे। सभी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, सभी को जरूर चेकआउट किया करो और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, आपका पेपर बहुत पास में है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। जरूर लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।